व्हाट हैपेंड? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद दिस सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में तुम लोगों ने पढ़ा था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। यस और नो? तो पहले थोड़ा बहुत अपन सीआरपीसी का बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल गो इनटू द डिटेल्स। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में जो सीआरपीसी दिया हुआ है, सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका सिर्फ ओवरव्यू गिवन है। ठीक है, सीआरपीसी का सिर्फ ओवरव्यू गिवन है। हावेवर डिटेल में अगर आप एलएलबी वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पे वो पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो जितना सिलेबस में है उतना ही पोर्शन कवर कराया जाएगा आपको क्लास के अंदर, जितना हमारे सिलेबस के लिए रिलेवेंट है। इज इट क्लियर? यहाँ पे सीआरपीसी पढ़ के आप कतई नहीं समझेंगे कि आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया है, बिकॉज ओनली एन ओवरव्यू इज गिवन। जैसा कि मैंने आप तुम लोगों को आईपीसी पढ़ाते समय भी कहा था और सीपीसी पढ़ाते समय भी कहा था। इज इट क्लियर? हमारे जो सिलेबस है, हर चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ओवरव्यू गिवन है। क्लियर है? ठीक है, देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि कोई भी जो लॉ होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। इट कैन आइदर बी सब्सटेंसिव लॉ, है ना, और इट कैन बी प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, कोई भी लॉ बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है। इट कैन आइदर बी सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंसिव लॉ का मतलब होता है, सब्सटेंसिव लॉ डिफाइन करता है राइट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, सब्सटेंसिव लॉ क्या डिफाइन कर रहा है? राइट्स एंड लाइबिलिटीज। या सब्सटेंसिव लॉ डिफाइन करता है व्हाट टू डू एज वेल एज व्हाट कैन नॉट बी डन। व्हाट टू डू एंड व्हाट कैन नॉट बी डन, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या क्या करना अलाउड नहीं है, वो पार्ट कवर किया जाता है किस पे? सब्सटेंसिव लॉ में। प्रोसीजरल लॉ में गिवन है हाउ टू डू। ठीक है, ठीक है, या प्रोसीजरल लॉ में गिवन है आपको प्रोसीजर टू एनफोर्स दी राइट्स, है ना, अवेलेबल। प्रोसीजर्स टू एनफोर्स दी राइट्स अवेलेबल, या प्रोसीजर टू एनफोर्स दी liabilities against any liabilities against any person. इज इट क्लियर? तो कोई भी लॉ बेसिकली दो प्रकार का, प्रोसीजरल या सब्सटेंसिव। आईपीसी जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, और आईपीसी पढ़ाते समय मैंने बोला था कि इंडियन पेनल कोड इज प्योरली सब्सटेंसिव लॉ। ठीक है, इंडियन पेनल कोड इज क्या? व्हाट? इंडियन पेनल कोड इज सब्सटेंसिव लॉ। इंडियन पेनल कोड में अपन ने क्या पढ़ा था? इंडियन पेनल कोड में क्या पढ़े थे? तो इंडियन पेनल कोड डिफाइन करता है क्या? क्राइम्स। इंडियन पेनल कोड क्या डिफाइन करता है? क्राइम्स। इंडियन पेनल कोड डिफाइन करता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्राइम, है ना, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट क्राइम एंड व्हाट इज क्राइम। मैंने वहां पे इंडियन पेनल कोड पढ़ाते समय आपको एक और चीज बोला था कि इंडियन पेनल कोड के साथ साथ आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इंडियन पेनल कोड के साथ साथ आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी पढ़ना पड़ता है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए मैं बोल सकता हूँ दैट इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री लॉज। इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? इंडियन पेनल कोड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, क्या किसी का मर्डर करना क्राइम है? किसी को जान से मारना क्या क्राइम है या क्रिमिनल एक्टिविटी है? यस, ऐसा लिखा हुआ है कहाँ पे? इंडियन पेनल कोड में। चोरी करना, डकैती करना, क्या ये क्राइम है?
किसी के साथ फॉर्जरी करना, फ्रॉड करना, क्या ये क्राइम है? तो ये सब चीज़ें डिफाइन की गई है कहाँ पे? इंडियन पेनल कोड में। इज इट क्लियर? इंडियन पेनल कोड के अंदर। अब अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो वो क्राइम है एज पर आईपीसी। अब तुम्हारे को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा? प्रोसिक्यूट किया जाना मतलब, प्रोसिक्यूट करना मतलब तुमको कैसे पनिश किया जाएगा, तुमको कैसे पनिश किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स आपको दिया हुआ है किसमें? सीआरपीसी के अंदर। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? सीआरपीसी जो है वो प्योरली प्रोसीजरल लॉ है। सीआरपीसी क्या है? प्योरली, सीआरपीसी इज प्योरली वन ऑफ द प्रोसीजरल लॉ, जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको? जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको? आईपीसी को या इंडियन पेनल कोड को। इज इट क्लियर? मैंने चोरी किया, क्या चोरी करना क्राइम है? तो देखना पड़ेगा इंडियन पेनल कोड में। अगर वो क्राइम है तो मेरे को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, मेरे को कैसे सजा सुनाई जाएगी, उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स मुझे कहाँ दिया रहेगा? उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स मुझे कहाँ दिया रहेगा? सीआरपीसी के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर यहाँ पे वर्ड यूज में आ रहा है कोड, इसका मतलब क्या? कोड, ये क्रिमिनल प्रोसीजरल एक्ट नहीं है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। इसका मतलब, इसका मतलब कि इस कोड का इन जनरल एप्लीकेबिलिटी है। इसका मतलब क्या? इस कोड का इन जनरल एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, ऑन ऑल अदर एक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, कोड का स्कोप हमेशा क्या होता है? वाइडर होता है, किससे? एक्ट से। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है, यस और नो? तो अगर तुम कोई स्पेसिफिक एक्ट पढ़ रहे हो और कोई स्पेसिफिक एक्ट पढ़ते समय किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिफाइन किया जा रहा है एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, और उस वो क्रिमिनल एक्टिविटी को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स अगर उन स्पेशल एक्ट में गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है, तो प्रोसीजर्स कौन सा फॉलो करना पड़ेगा? सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग अभी कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, है ना? कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, तुम लोगों ने कंपनीज एक्ट में ना प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर पढ़ा है। वहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ा है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है कब? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी विल इशू प्रोस्पेक्टस एट द टाइम ऑफ मेकिंग पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। और जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टस में दिए गए सभी इन्फॉर्मेशन क्या है? ट्रू है, फेयर है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है। या कंपनी किसी भी प्रकार का कोई भी मिस स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं कर सकती किसके अंदर? प्रोस्पेक्टस के अंदर। या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपा नहीं सकती, किसमें? प्रोस्पेक्टस में। अगर कंपनी ने ऐसा किया, अगर कंपनी ने ऐसा किया तो प्रोस्पेक्टस इशू करते समय जो जो भी लोग कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे उन सब के अगेंस्ट क्रिमिनल एज वेल एज सिविल दोनों लाइबिलिटीज अराइज होंगी। हाँ या ना? यही तो पढ़ा था तुम लोगों ने। तो प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी विल अराइज, क्रिमिनल लाइबिलिटी विल अराइज। उसको क्रिमिनल एक्टिविटी के कैटेगरी में रखा गया, उसको सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया। अब तुमने तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया है कहाँ पे? कंपनीज एक्ट में। और जो तुमने एक्ट किया उसको क्रिमिनल एक्टिविटी डिफाइन किया गया कहाँ पे? कंपनीज एक्ट में। अब मान लो कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रोसीजर्स अगर कंपनीज एक्ट में गिवन है, अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रोसीजर्स अगर कंपनीज एक्ट में गिवन है, तो वहां पे डील किया जाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली। लेकिन अगर वो क्रिमिनल एक्ट से रिलेटेड प्रोसीजर्स कंपनीज एक्ट में गिवन नहीं है या किसी स्पेशल एक्ट में गिवन नहीं है, तो वहां पे क्या एप्लीकेबल होगा? सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सीआरपीसी हैव अ वाइडर स्कोप। क्यों? क्योंकि सर ये कोड है, कोड का हमेशा स्कोप बड़ा होता है एक्ट से। समझ में आ रहा है क्या? कोड का स्कोप हमेशा बड़ा होता है किससे? एक्ट से। क्योंकि एक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर्स को ही कवर करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सबको? सर अगर कभी कोई कोड के बीच में तो
कैटेगराइज किया गया है इन अ पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स भी दिए गए एक्ट, तो क्या फॉलो किया जाएगा, एक्ट में दिए गए प्रोसीजर। अगर उससे क्राइम से रिलेटेड प्रोसीजर्स नहीं दिए गए एक्ट के अंदर तो क्या फॉलो होगा, अगर कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो, मतलब कोड कुछ और कह रहा है और एक्ट कुछ कह रहा है, क्या प्रिवेल करेगा, एक्ट विल प्रिवेल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, एक्ट विल प्रिवेल ओवर दी कोड। इज इट क्लियर, ओके। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अपन क्या पढ़ रहे हैं, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ which deals with the, it is one of the procedural law which deals with the, बोलने का, which deals with the procedure for administration, which deals with the procedure for administration of any substantive criminal law in India, ठीक है, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो, CRPC is the complementary law to the, क्या, to the Indian Penal Code, it is the complementary law to the Penal Code, a vicious spiral। नेक्स्ट लिखेंगे, it came into force on 1st of April 1974, it came into force on 1st of April 1974, और ये जो लॉ है ये कॉम्प्लीमेंट करता है किसको, इंडियन पेनल कोड को कॉम्प्लीमेंट करता है। तुमने कोई क्राइम किया तो सजा होगी, अब वो सजा कैसे होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड बातें की गई है किसमें, CRPC के अंदर। आई होप ये बैकग्राउंड आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, इज इट क्लियर सबको, देखिए आगे। आपके नोट्स में चैप्टर नंबर कौन सा है ये, चैप्टर नंबर 10, देखिए, इंट्रोडक्शन, CRPC is a procedural law which provides machinery to punish the offenders of the substantive law of Indian Penal Code, the two acts are to be read together। मैंने भी यही बोला, IPC और CRPC दोनों साथ में पढ़ने रहेंगे, IPC बताएगा कि क्राइम है क्या, ठीक, और IPC ने अगर किसी एक्ट को कैटेगराइज किया या डिफाइन किया एज अ क्राइम, तो दैट क्राइम विल बी प्रोसिक्यूटेड, दैट क्राइम विल बी prosecuted as per CRPC। Is it clear? Indian Penal Code lays down what is an offense and CRPC lays down the procedure for trial and punishing the offenders। Offense क्या होता है इन जनरल अगर अपन बात करें, what do you mean by the term offense? Offense का मतलब है ऐसा कोई एक्ट जो नहीं करना था पर किया, मैंने क्या बोला, ऐसा एक्ट जो नहीं करना था किया, या ऐसा एक्ट जो करना था पर नहीं किया, है ना, चलो फिर से दोनों एस्पेक्ट इंक्लूड हो रहे हैं।
पहला, ऐसा एक्ट जो नहीं करना था किया। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक स्टूडेंट पे गुस्सा आया, उस पर पानी का बॉटल उठा करके मैंने मार दिया, उसका सर फट गया। ऐसा करना था मुझे? मैं आपको भेज रहा हूँ, हाँ। ऐसा करना था? नहीं, पर किया। इट इज एन ऑफेंस। ठीक है, मैं किसी को हिट नहीं कर सकता, है ना, पर मैं किया। दूसरा केस, मान लो कि मैं पुलिस वाला हूँ। मैं कौन हूँ? पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक, ये और ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मैं इनको देख रहा हूँ। ठीक, इसने अपने पॉकेट से ना गन निकाला, मैं देख रहा हूँ। इसने जैसे ही गन निकाला ना, मैंने ना वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, लाइव चला गया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मेरे सामने इसने इसका मर्डर कर दिया। मैं कौन था? पुलिस वाला। आई एम वन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। जब मेरे सामने ये क्राइम हुआ है, तो मैंने लगता कि उस टाइम पे इट वाज माय ड्यूटी टू स्टॉप द क्राइम। करना था, बट नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा मालूम है? शी हैज कमिटेड अ क्राइम, एंड along with her I have also committed crime या एन ऑफेंस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऑफेंस का मतलब एनी एक्ट और ओमिशन, any act or omission made punishable by any law for the timing and force. Any act or omission made punishable by law for the timing and force. तो यहाँ पे लिखना, एक्ट नहीं करना था पर किया। ओमिशन का मतलब करना था पर नहीं किया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल लिख लेना कि सर ने क्या किया क्लास में पढ़ाते समय, एक बच्चे के ऊपर बॉटल फेंक के मारा है। whether it is an offense? Yes, I cannot hit someone, है ना, I cannot hit someone। दूसरे केस में वो पुलिस वाला एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, पुलिस वाले को यहाँ पे क्या करना था? इट वॉज हिज इट वॉज द पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, है ना, कि उसको क्राइम रोकना था, लेकिन उसने तो क्या किया? वीडियो को वायरल कर दिया। इज इट क्लियर? इस लाइन को पढ़ के कुछ और भी समझ में आता है क्या? ऑफेंस का मतलब एनी एक्ट और ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइमिंग एंड फोर्स। इससे कुछ और समझ में आता है? बोलिए। इस लाइन को पढ़ के कुछ और समझ में आता है? इस लाइन को पढ़ करके एक और इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो क्या? लो देखना, ऐसा कोई एक्ट जो है तो क्राइम के जैसा, ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन जो है तो क्राइम के जैसा, बट दैट इज नॉट कवर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग एंड फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एनी एक्ट और ओमिशन which looks alike, which looks alike crime, but is not being covered by any law for the timing and force, so that will not be considered as, that will not be considered as offense। yes or no? लिख लो इसको तो। प्लीज राइट डाउन।
इंडियन पेनल कोड डिफाइंस ऑफेंसेस डिनोट्स अ थिंग विच इज पनिशेबल बाय द कोड। तो ऐसा कोई एक्ट विच इज नॉट बीइंग कवर्ड बाय एनी act for the time being in force shall not be considered as an offense. Is it clear? ये क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। तो सीआरपीसी में क्या पढ़ने वाले हो? सीआरपीसी में पढ़ने वाले हम लोग प्रोसीजर्स रिलेटेड टू प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस। ऑफेंस कहाँ पे डिफाइंड है? आईपीसी में। ठीक है, ऑफेंस कहाँ पे डिफाइंड है? या क्राइम्स कहाँ पे डिफाइंड है? आईपीसी में। वो क्राइम को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स कहाँ है? क्राइम का मतलब क्या? कोई भी एक्ट या ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय या विच इज पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस, ऐसा कुछ कहीं और भी पढ़े हो देखना। पहला, दैट एक्ट मस्ट बी डन बाय एन ह्यूमन बीइंग, देयर मस्ट बी मेंस रिया, देयर मस्ट बी एक्टस रिया, इट मस्ट कॉज इंजरी टू अदर्स, तो उसको माना जाएगा क्या? ऑफेंस। कहीं और भी पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो? इंडियन पेनल कोड में। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ उन ऑफेंसेस को कवर करेगा विच हैव बीन कमिटेड बाय ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी बातें आप पढ़ रहे हो सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ह्यूमन बींग्स के ऊपर, एंड नॉट ऑन दी एनिमल्स। मैंने एग्जांपल भी दिया था, तुमने शेर को मारा, ऑफेंस है। शेर ने तुमको मारा, उसका डाइट है ना, उसका लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, वॉट एवर द केस में बी। इज इट क्लियर? तो देखिए, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस, पहला असेंशियल इंग्रेडिएंट्स, दैट एक्ट मस्ट बी डन बाय द ह्यूमन बींग्स। इज इट क्लियर? पहला। दूसरा, एक्ट मस्ट बी डन विथ गिल्टी माइंड। मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड, या मेंस रिया का मतलब है विथ रॉन्ग इंटेंशन। ठीक है, विद रॉन्ग इंटेंशन। तीसरा है एक्टस रिया। एक्टस रिया का मतलब है सिर्फ इंटेंशन रखने से काम नहीं चलेगा। एक्टस रिया मतलब द पर्सन मस्ट हैव एक्टेड, है ना, ऑन द थिंग्स। नेक्स्ट है इट मस्ट कॉज इंजरी टू अदर। अभी जो इंजरी है वो इंजरी में क्या क्या चीजें कवर हो सकती है? मेंटल हैरेसनेस, फिजिकल इंजरी, दोनों चीजें कवर हो सकती है, तो उसको माना जाएगा क्या? ऑफेंस। ठीक है, इसका क्या नाम है तुम्हारा? हीर। मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आता है ना, मन करता है इसको जान से मार दूं। मजाक कर रहा हूँ, हाँ? रोने मत लग जाना तू। इस पे इतना गुस्सा आता है, मन करता है इसको जान से मार दूं। वेदर इट इज एन ऑफेंस, इट इज एन ऑफेंस। कब तक ये ऑफेंस नहीं है? जब तक मैंने इसको जान से मारने की कोशिश ना की हो। जब तक मैंने इसको जान से मारने की कोशिश ना की हो। अब कोशिश सक्सेसफुल भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। क्लास के बाद में गया, एक गन परचेज किया, नेक्स्ट डे क्लास में लेकर के भी आया, यहाँ पे रखा हुआ भी है पोडियम पे। मैंने गन निकाला, इसको दिखाया, मेरे को गन चलाना आता नहीं था। गन तो चला नहीं, मेरे हाथ में इंजरी और हो गई। क्या वो ऑफेंस है? क्या वो ऑफेंस है? वेदर आई एम एन ह्यूमन बीइंग? यस, मेरे को भी लगता है ऐसा। मेंस रिया, रॉन्ग इंटेंशन है। एक्टस रिया है, इंजरी हुआ है, हुआ है बिल्कुल। कांप गई है, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया इसने। किसी भी इंसान को सामने देख करके डरने लग जाती है, रोने लग जाती है। समझ रहे क्या? यहाँ पे क्या हुआ इसको? मेंटल हैरेसमेंट। वेदर आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस? यस। फिर चेक करना पड़ेगा कि जो ऑफेंस मैंने कमिट किया है वेदर इट इज मेड पनिशेबल अंडर एनी लॉ। मान लो कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ ही नहीं है जिसमें किसी को गन दिखाने पे
पनिश किया जाए। तो इंडिया में अगर मान लो फॉर द टाइम बीइंग ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें गन दिखाने पे पनिश किया जाए, तो इधर आई कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम। नहीं। मान लो कि ऐसा काम मैंने किया, आज क्या डेट है, 31 जुलाई 2023 को मैंने किया ऐसा, मैंने उसको गन दिखाया, गन दिखाना इज नॉट कवर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो आई कैन नॉट बी पनिश्ड। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं नहीं, इट शुड बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ इट शुड बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ क्राइम या ऑफेंस। तो 1 तारीख को ही गवर्नमेंट ने ना एक नया नोटिफिकेशन लाया और नोटिफिकेशन में बोल दिया कि एनी ऑफ सच एक्ट शैल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। तो क्या अब गवर्नमेंट मुझे पनिश कर सकती है? नहीं कर सकती है। जब मैंने वो एक्ट कमिट किया ना, उस टाइम पे लॉ होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कोई भी एक्ट ऑफेंस कब है? कोई भी एक्ट ऑफेंस कब है? व्हेन इट इज कवर्ड under the definition of offense under any law for the time being in force। for the time being for the time being in force का मतलब है कि जब वो एक्ट कमिट हुआ था उस टाइम पे वो कवर होना चाहिए किसी भी लॉ में, under the definition of under the definition of offense। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्लास में पढ़ाते समय 4 बच्चों से क्वेश्चनिंग किया मैंने, किसी को भी आंसर नहीं आया, उनको बोला बेवकूफ हो तुम लोग, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। क्या ये ऑफेंस है? ऑफेंस है। इट इज एन ऑफेंस दैट स्टूडेंट कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मी। कि सर ने मुझे पूरी क्लास के सामने, सबके सामने मुझे क्या कहा? बेवकूफ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। तो सर की ये बातें सुन करके मैं डिप्रेशन में आ गई या डिप्रेशन में आ गया। अब सच में मेरा जीने की इच्छा खत्म हो गई है, पढ़ने की तो इच्छा ही नहीं करती है, मैं ये जीवन त्यागना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सर ने जो किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आई एम मेंटली हैरेस्ड बाय द स्टेटमेंट गिवन बाय द सर। और इन सब चीज़ों से मतलब मैंने उसको मेंटली हैरेस किया बोल करके, बच्चा बोल सकता है ऐसे? क्योंकि इसके लिए कानून है, बच्चा ऐसा बोल सकता है। फिर बच्चा बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कॉम्पेंसेशन चाहिए सर से 2.5 करोड़ रुपीस का। वेदर सर विल बी बाउंड टू पे द सेम? सर कैन बी बाउंड टू पे द सेम सच अमाउंट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। इज इट क्लियर? मैंने बोला ना, हमारे देश में हर चीज़ के ऊपर एक्ट है, हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए एक्ट है। और जिनके लिए एक्ट नहीं है ना, उनके लिए एक्ट लाने की तैयारी की जा रही है। जिनके लिए एक्ट नहीं है उनके लिए एक्ट लाने की तैयारी की जा रही है। मैंने बोला कि हर चीज़ के लिए एक्ट है, फिर भी ऐसा कोई बात, ऐसा कोई एक्ट जो किसी भी लॉ में कवर नहीं किया गया है within the definition of offense, so that shall not be considered as an offense and cannot be made punishable। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑफेंस का मतलब सिर्फ वही एक्ट है ना, या ओमिशन विच इज कंसिडर्ड punishable under any law for the timing and force। इज इट क्लियर सबको? तो देखिए 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आईपीसी पढ़ाया हुआ है और आईपीसी के अंदर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। यस और नो? ठीक है। और किसी बच्चे ने अगर आईपीसी नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप आईपीसी पढ़ लीजिएगा। आईपीसी पढ़िए, उसके बाद सीआरपीसी पढ़िए। ठीक है, आप पहले सीआरपीसी बाद में आईपीसी नहीं पढ़ सकते। इज इट क्लियर? ओके। तो पहला क्या बोला मैं? एक्ट मस्ट बी डन बाय द ह्यूमन बींग्स। मेंस रिया का मतलब क्या? गिल्टी माइंड। एक एग्जांपल तुमको देता हूँ, समझना। ये एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक पे एक रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, और ऊपर ब्रिज पे 2 लोग खड़े हैं।
ए और बी के हाथ में गन है, ठीक, बी के हाथ में क्या है, गन। बी एक को शूट करने ही वाला था कि ए ने क्या किया, नीचे से पत्थर उठा करके इसको मारा। इसको मारने की वजह से ये बंदा सीधा आकर के ट्रैक पे गिरा। सामने से क्या आ रही थी, ट्रेन। इसका खेल हो गया खत्म। तो क्या दिस पर्सन, वेदर दिस पर्सन हैज कमिटेड क्राइम, वेदर दिस पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम, तो क्या इसको सजा नहीं होगी? क्राइम करने के लिए देयर मस्ट बी अ रॉन्ग इंटेंशन। क्राइम करने के लिए देयर मस्ट बी अ रॉन्ग। अच्छा, तुम लोग ने कितने लोग क्राइम पेट्रोल देखते हो या कभी देखा है? कोई ऐसा है जो रेगुलर बेसिस पे क्राइम पेट्रोल देखता है? यस और नो? किसी, कोई भी नहीं देखता? सीआईडी वगैरह तो देखते होगे व्हेन यू यूज्ड टू बी अ किड। सीआईडी देखते थे? ठीक है। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसी का मर्डर हो गया और सीआईडी की टीम वहां पहुंचती थी, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछते थे वो, कि ये जो बंदे का मर्डर हुआ है, इसको मारने के पीछे क्या मकसद हो सकता है और किसका? ये सुनो, किसी का अगर मर्डर हुआ है तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसको मारने के पीछे क्या मकसद हो सकता है और किसका, सो एज टू डिटरमाइन कि कौन से बंदे का इंटेंशन गलत हो सकता है उस मरे हुए व्यक्ति को लेकर के। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो देयर कैन नॉट बी अ क्राइम विदाउट विदाउट गिल्टी माइंड। दे कैन नॉट बी अ क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड। मान लो कि मैं हाईवे पे अपनी गाड़ी चला करके जा रहा हूँ, सामने से रॉन्ग साइड से तीन बंदे आ रहे हैं बाइक पे, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, मैं सही साइड से जा रहा हूँ, मेरा स्पीड भी लिमिट में है, सामने से आए वो भिड़े और तीनों के तीनों मारे गए। वेदर आई विल बी अक्यूज्ड ऑफ किलिंग देम, वेदर आई शैल बी अक्यूज्ड ऑफ किलिंग देम, यस और नो? प्रोवाइडेड मैं कोर्ट में ये प्रूव कर पाऊँ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो किसी भी क्राइम को करने के पीछे गलत मकसद होना या गिल्टी माइंड होना जरूरी है। दे कैन नॉट बी अ क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, दे कैन नॉट बी अ क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, यस और नो? यस। ठीक। मेंस रिया देखिए, मेंस रिया इज अ लैटिन वर्ड which means a guilty mind. Mens rea is the fundamental principle of to constitute a crime. It is based on maxim actus non facet rem nisi mens sit rea, which means an act will in itself will not be considered as a crime if guilty intention is missing. मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट किया था तो बोला था कि शेर को मारना क्राइम है। शेर मुझे खाने आ रहा था, मुझे अपने डिफेंस में बंदूक चलाना पड़ा, शेर तो तब भी मरा है ना, तो क्या मैंने क्राइम किया है? लेकिन मुझे कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा मालूम है? वेदर इट वॉज द लास्ट ऑप्शन टू किल हिम, क्या उसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा तरीका नहीं था शेर को वहां से भगाने का? क्या आप उसके पाँव में गोली नहीं मार सकते थे? अगर आप उसके पाँव में गोली मारते तो वो वहीं पे रुक जाता, शायद उसकी डेथ ना होती। मेरी बात समझ में आएगा? तो मैं बोलूंगा कि शेर तो ऐसा मुंह खोला ही था मेरे को खाने के लिए कि मैंने उसके मुंह में गोली मारी। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये जो मेंस रिया वाला जो एलिमेंट है ना, ये आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, if any person after committing a crime या after doing a crime will say मार तो दिया लेकिन मैं इसको मारना नहीं चाहता था। ये सुनो, सभी बोल सकते हैं ना? अजमल कसाब वाला केस तुमको ध्यान है, मुंबई टेरर अटैक, है ना? भाई पब्लिकली उसने कितने ही लोगों को मारा था, मारा था। उस केस में भी मेंस रिया प्रूव किया गया था, ठीक है? उस केस में भी मेंस रिया वाज बीइंग प्रूव्ड। इज इट क्लियर
और अजमल कसाब का केस भी 2 साल तक चला। बताओ, जबकि वहां पे क्लियर कट एविडेंस थे कि उसने क्या किया है, इतने लोगों को मारा है। यस और नो? देयर वर इन नंबर ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, थाउजेंड्स ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, स्टिल वो मैटर कोर्ट में 2 साल तक चला। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? और जब उसको उसको सजा सुनाई गई थी तो लास्ट में जज ने उससे ओपिनियन मांगा था उसके डिफेंस में बोलने के लिए। उसने क्या बोला था मालूम है? कि मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन अगर चार्जेस उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं हो पाते कोर्ट में तो शायद वो हमारी क्लास में बैठा होता। यस और नो? यस। ठीक है। द जनरल रूल टू बी स्टेटेड इज देयर मस्ट बी अ माइंड एट फॉल्ट बिफोर देयर कैन बी अ क्राइम। देयर कैन नॉट बी अ क्राइम विदाउट अ माइंड एट फॉल्ट, या देयर कैन नॉट बी अ क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड। फिर मैंने आईपीसी पढ़ाते समय भी तुमको एक चीज बताई थी कि रोड हाईवेज वगैरह पे जो एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं, एक्सीडेंट्स के जो केसेस हैं, उसमें अगर ड्राइवर की गलती नहीं है तो क्या करता है, ट्रक छोड़ करके भाग जाएगा वहां से, बस छोड़ करके भाग जाएगा, सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि वहां से वो छूट जाएगा। लेकिन अगर वो वहां पे रुक गया, अभी तुमको मैंने एग्जांपल दिया कि मैं कार चला करके जा रहा हूँ, सामने से बाइक पे 3 लोग आए, रॉन्ग साइड से आ रहे थे, तेज आ रहे थे, मेरी कार से उनकी बाइक भिड़ी, तीनों की डेथ हो गई। अगर मैं वहां पे रुक गया, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? पिटाई, क्योंकि सामने लोग मरे पड़े ना, और मेरी कार से टकराए, इवन दो आई वॉज नॉट एट फॉल्ट। पब्लिक सुनती है क्या? तो मैं क्या करूँ? भाग जाऊँ वहां से? कहाँ जाऊँ भाग के? पुलिस स्टेशन, बिकॉज आई वॉज नॉट एट फॉल्ट। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मेरा फॉल्ट हुआ तो, मान लो मेरे पास डीएल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या आई वॉज ड्राइविंग द कार कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल, तो क्या वहां पे गिल्टी माइंड प्रूव हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि मेंस रिया का एक फॉर्म क्या था? नेग्लिजेंस, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। इज इट क्लियर? फिर कुछ एग्जाम्पल तुमको दिया हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स, अ बैड इंटेंशन और गिल्ट इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी ऑफेंस। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है तारा सिंह से रिलेटेड, एक बार सारे सिचुएशंस को पढ़िए प्लीज, एवरीवन। से Tara Singh never saw the person until it was too late. He tries his best to stop the lorry, but could do nothing to stop the accident, and in fact, he ended up killing the pedestrian. Pedestrian मतलब पैदल चलने वाले लोग। In situation 1, Tara Singh will be liable only in civil court for monetary damages as the intention to kill is missing. ठीक है? दूसरा केस देखिए, तारा सिंह हैज बीन लुकिंग आउट फॉर द पेडेस्ट्रियन and upon seeing him steered towards them and slammed into him, killing him on the spot. तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है क्या? there is a wrong intention. In the second case, Tara Singh will be criminally liable because he intended to kill the pedestrian. अब इसी से रिलेटेड एक केस मेरे को अभी याद आया जो भी रिसेंटली अहमदाबाद में हुआ है। अगर तुम लोगों ने, इफ यू कम अक्रॉस दैट न्यूज, सुना है? कौन से कार, जगुआर कार वाले ने 9-10 लोगों को उड़ा दिया था एक साथ। सुना होगा, अभी बहुत हाईलाइट भी हुआ था नेशनल नेशनल लेवल पे वो केस। तो क्या लगता है वो जगुआर कार वाला जिसने 9-10 लोगों को उड़ा दिया, क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करना इतना आसान होगा? तुमको मालूम है एक्चुअल केस क्या हुआ था? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट केस? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट केस? उसके बारे में नहीं पता? तुम लोग करते क्या हो फिर? किताब पढ़ते नहीं हो,
न्यूज़ तुम्हें मालूम होता नहीं है। व्हाट यू गाइस डू? हाँ, नहीं मालूम। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, पहले दो गाड़ियों का। ठीक, एक थी थार और एक शायद कोई ट्रक था। तो रोड एक्सीडेंट हुआ, तो उस रोड एक्सीडेंट में एक दो लोगों की डेथ हुई थी और एक दो लोगों को इंजरी हुआ। तो कहीं पे भी जब रोड एक्सीडेंट होगा तो जो भी लोग हैं आसपास में गए वहाँ पे देखने के लिए, बचाने के लिए, तो भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी हो गई, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, 25-30 लोग थे। पर वो लोग कहाँ पे खड़े थे मालूम है? मेन हाईवे पे। ठीक, अब भीड़ इकट्ठी है, भीड़ है वहाँ पे। मीन वाइल एक बहुत तेज स्पीड से कार आई, जिसका स्पीड था, जैसा कि नोट किया गया है, 160 का स्पीड बता रहे, 140 से 160 के बीच में उसका स्पीड था कार का। और उसने उस भीड़ को उड़ा दिया। 25 लोग मान लो कि एक साथ खड़े, सो कार ने उड़ा दिया। तो पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, लोग बचाने के लिए आए, फिर भीड़ में से 9-10 लोगों की डेथ हो गई। तो जो कार वाला है, वेदर ही विल बी हेल्ड लाइबल? वो ओवर स्पीडिंग था, इसलिए उसके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती है। ओवर स्पीडिंग का केस था, इसलिए उसके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती है। बट मान लो कि अगर उसका कार नॉर्मल स्पीड में होता, स्पीड लिमिट होता है हाईवेज पे 80 का, उसका कार अगर बिलो 80 की स्पीड पे होता, एंड स्टिल इफ द सेम थिंग हैज हैपेंड, मुझे लगता है कि अगर 80 की स्पीड में भी कार होता ना और इतने सारे लोगों को एक साथ उड़ाता, तो भी इतने डेथ्स हो सकते थे। तो क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती थी? अगर 80 से कम होता उसका स्पीड, तो लाइबिलिटी फिक्स नहीं होता उसके ऊपर। वो कहाँ पे फंसा है मालूम है? उसका कार का स्पीड 160 था। ठीक है, एंड देन ऑल्सो it will be a matter of great debate in the court. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? It will be a matter of great debate in the court. अगर उसने कोई अच्छा लॉयर हायर किया ना, तो हो सकता है कि वो बच जाए। यस और नो? क्योंकि ओवर स्पीडिंग कार का is not being considered as one of the serious offense under motor vehicle act. लेकिन चूंकि यहाँ पे ओवर स्पीडिंग की वजह से क्या हुआ है, इतने सारे डेथ्स हुए, तो अगर कोई अच्छा एडवोकेट होगा उस केस में, तो शायद हो सकता है कि 6 महीने साल भर बाद वो बाहर दिखे। क्योंकि एक चीज तो यहाँ पे मिसिंग हो सकता है क्या? गिल्टी माइंड। ऑल्दो देर वॉज अ sheer negligence on his part, there was a sheer negligence on his part. You should not drive the vehicle at such speed, but it will be a matter of great debate, even though 9-10 लोगों की जान गई है तो भी। इज इट क्लियर? देन तीसरा है एक्टस रिया। द एक्ट मस्ट हैव एक्चुअली बीन committed. Actus rea is a Latin word which means criminal. It is the actual physical act of committing a crime. There cannot be a crime if an actual wrongful or criminal act has not taken place. मैं किसी को लेकर के सिर्फ रॉन्ग इंटेंशन रखता हूँ, लेकिन मैंने कुछ एक्ट नहीं किया, कोई एक्ट परफॉर्म नहीं किया इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। इज इट क्लियर? एंड इट मस्ट कॉज इंजरी टू दी अनदर पर्सन, इट मस्ट कॉज इंजरी टू दी अनदर पर्सन। अभी जो इंजरी, इंजरी का मतलब क्या हो सकता है? फिजिकल एज वेल एज मेंटल इंजरी। कोई दिक्कत? ठीक, तो मैंने वही सारी चीज़ें शॉर्ट में रिवाइज करी है जो मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था आईपीसी पढ़ाते समय। इज इट क्लियर? और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों को ये चारों एलिमेंट्स अच्छे से मालूम है। फिर यहाँ पे मैंने एक और केस तुमको बताया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, कुछ याद आ रहा है?
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में देयर मे और मे नॉट बी एक्टस रिया, कुछ ऐसा याद है आप लोगों को? नहीं याद है तो एक बार रिवाइज करके आइएगा। इज इट क्लियर? मैं आगे बढ़ जाता हूँ। टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। तो पहला है ऑफेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट ऑफ बेल एंड ऑफेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वारंट। बेल क्या होता है? बेल वर्ड सुना है तुम लोगों ने? हाँ, सुना होगा, टीवी मूवीज वगैरह में देखा होगा। क्या होता है बेल के केस में? टेम्पररी बेसिस पे, देखो अगर किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वो जुडिशियल कस्टडी में जाता है ना, वो कहा जाएगा जुडिशियल कस्टडी में। अगर उसका बेल हो रहा है, बेल हो रहा है मतलब नहीं, उसका कोई बेल करवाने के लिए आ रहा है, जो पर्सन उसका बेल करवा रहा है ना, उसका मतलब है कि उस पर्सन, वो जो पर्सन जो बेल करवा रहा है ना, वो अपनी कस्टडी में उसको रख रहा है एंड ही इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट पर्सन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मेरी बात समझो, मैंने किसी का बेल करवाया, तो मैंने जिसका बेल करवाया ना, उस बंदे को मैं क्या कर रहा हूँ, जुडिशियल कस्टडी से निकाल करके मेरी कस्टडी में रख रहा हूँ। तो अगर उसको जुडिशियल कस्टडी से निकाल करके मेरी कस्टडी में रख रहा हूँ, तो मुझे उस पर्सन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द अथॉरिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी। इज इट क्लियर? देखिए, offenses on the basis of bail can be categorized either as bailable offense or non-bailable offense. Bailable offenses are the offenses which are mentioned in the first schedule of the CRPC. Bailable offenses वो offenses है जहाँ पे there is a right to get bail. Is it clear? Bailable offenses are comparatively less serious than the non-bailable offense. तो bailable offenses को तुम ऐसे categorize कर सकते हो, offenses which are of less serious nature and the offenses in which bail can be given या बेल शैल बी गिवन। राइट है, राइट, राइट मतलब समझते हो? आपको बेल मिलने का पावर है, अधिकार है आपके पास, अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है विच इज कंसिडर्ड एज बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल में क्या होगा? आपको बेल नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कोर्ट आपको बेल ग्रांट ना करे। तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में भी बेल मिल सकता है? मिल सकता है, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलेगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बेलेबल ऑफेंस में यू हैव द राइट टू गेट द बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस में यू डोंट हैव द राइट टू गेट द बेल। आपको बेल मिलेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, कोर्ट की मर्जी पे। इज इट क्लियर? देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर द ऑफेंसेस व्हिच आर नॉट bailable. A point to be noted over here is that non-bailable offences are not those offences in which bail cannot be granted. Rather, they are the offences in which granting of bail is not a right but discretion of the court. तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में भी बेल दिया जा सकता है, बेल मिल सकता है, बेल दिया जा सकता है या बेल मिल सकता है, प्रोवाइडेड कोर्ट को ऐसा लगे। इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। इज इट क्लियर? देखिए, in simple words, non-bailable offences are the offences in which bail can be granted but at the discretion of court and not as a matter of right. तो दिक्कत उसके बाद है बेल का मतलब। The term bail is not defined under the code, but section 436 states that bail means temporary release of the accused from the legal custody, जिसको मैंने क्या बोला था, जुडिशियल कस्टडी, एंड इंटरेस्टिंग देम टू प्राइवेट कस्टडी, है ना? जुडिशियल कस्टडी से निकाल करके उसको किसी पर्सन के प्राइवेट कस्टडी में डाल रहे हैं। तो जिस बंदे के प्राइवेट कस्टडी में उसको दे रहे हैं, उस बंदे के ऊपर जिम्मेदारी है that he needs to produce that person as and when required by the authority, है ना? Where the private custodian becomes a surety to produce the accused whenever needed. Is it clear? Next, in simple words, bail means temporary release of an accused from the custody of law.
द पर्सन हु अप्लाइज फॉर द बेल ऑफ अनदर पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड व्हेनेवर नीडेड. अगर मैंने किसी का बेल कराया, then it becomes a part of my responsibility to produce that person before the authority of law as and when required. Clear है सबको? Then concept of anticipatory bail. अब देखो दो चीजें, एक तो बेलमेंट, बेलमेंट नहीं सॉरी, बेलमेंट कहाँ गए यहाँ पे, बेल एज वेल एज दूसरा है एंटीसिपेटरी बेल. डोंट कंफ्यूज दीज टू वर्ड्स, बेल एंड बेलमेंट, दे बोथ आर इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, है ना. हाँ, बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल. देखो बेल कब मिलेगा आपको, जब आप ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हो एंड यू हैव बीन पुट बिहाइंड दी बार्स. लेकिन काफी केसेस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने कोई एक्ट कमिट किया और जिसके रिस्पेक्ट में मुझे लगता है कि जेल हो सकती है. ऐसा कोई ऑफेंस जिसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या लगता है, आई कुड बी अरेस्टेड. मेरी बात समझ में नहीं क्या? तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट माई अरेस्टमेंट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट माई अरेस्टमेंट से पहले, अरेस्ट होने से पहले ही मैं कोर्ट में क्या लगा सकता हूँ, एंटीसिपेटरी बेल. और अगर कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देता है तो इन दैट केस आई विल नॉट बी अरेस्टेड. कब तक? जब तक मेरे अगेंस्ट चार्ज प्रूफ ना हो जाए. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कोई भी देखो जो प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट किया जाता है समझना. मान लो कि मेरे अगेंस्ट कोई चार्ज लगा है ना, चार्ज लगा है, अभी चार्ज प्रूव नहीं हुआ है, समझ रहे हो, मेरे अगेंस्ट चार्ज लगा है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा अरेस्टमेंट. ठीक, पुलिस आई, मेरे को अरेस्ट किया, साथ लेकर के गई. अब क्या होगा, उस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, पुलिस. ठीक, मेरे को अरेस्ट करके पुलिस पेश करेगी किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने. ठीक, फिर मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि क्या मुझे फर्दर पुलिस की कस्टडी में रहना है या आई कैन बी सेट फ्री, एंड साथ ही साथ इसका इन्वेस्टिगेशन भी चल सकता है. बात समझ में आ रहा है क्या? तो मान लो कि कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं अभी इनको जुडिशियल कस्टडी में रहना है, तो मैं कहाँ हूँ, जेल में. अभी तक मेरे अगेंस्ट चार्ज प्रूव हुआ है क्या, नहीं. पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर को, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट में, जिसको अपन बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट. ठीक है, वो फाइनल रिपोर्ट कंसिडर करेगा कोर्ट, और उसके बाद फिर ट्रायल्स कैरी आउट किए जाएंगे. उसके बाद क्या होता है, ट्रायल्स कैरी आउट किया जाता है. ट्रायल्स में क्या होगा, आई विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. मेरे अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए जाएंगे और मैं उस एलिगेशंस को डिफेंड करूंगा. मैं तो नहीं करूंगा, कौन करेगा, मेरा रिप्रेजेंटेटिव, एडवोकेट. अगर मुझे कोई एडवोकेट नहीं मिल रहा है तो इवन आई कैन रिप्रेजेंट माई केस. मेरी बात समझ में आ रही क्या? आई विल बी स्टेटिंग द फैक्ट्स एंड प्रोड्यूसिंग द एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट, है ना. कोर्ट क्या करेगा, सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस को इवैल्यूएट करेगा, और उसके बाद कोर्ट विल फाइंड आउट दैट वेदर आई एम गिल्टी और नॉट. इफ कोर्ट फाइंड्स मी गिल्टी तो मुझे पनिश किया जाएगा, है ना. और कोर्ट ने अगर मुझे गिल्टी नहीं माना, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये पाया कि मेरे ऊपर जो आरोप है वो क्या है, गलत है, तो कोर्ट क्या कर देगा मुझे, कोर्ट विल सेट मी फ्री. यहाँ पे अपन बोलते हैं एक्विटल. आई विल बी फ्री फ्रॉम द चार्जेस बीइंग इम्पोज्ड अपॉन मी. आइदर आई कैन बी हेल्ड गिल्टी और आई कैन बी फ्री फ्रॉम द चार्जेस. यस और नो. तो एंटीसिपेटरी बेल, देखो एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज होने वाली है और आपको पहले से मालूम है ना. वही तो होता है एंटीसिपेशन, कि हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा होगा. तो एंटीसिपेटरी बेल कब कोई व्यक्ति फाइल करेगा, जब वो एंटीसिपेट कर रहा है कि इन नियर फ्यूचर ही कुड बी
he could be arrested. So in order to prevent the arrestment, he can file एंटीसिपेटरी बेल. तो बेल और एंटीसिपेटरी बेल में मेन डिफरेंस क्या है? आदमी जेल में चला गया तो बेल फाइल होगा, आदमी जेल ना जाए इसलिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा. इज इट क्लियर? बताइए. देखिए एंटीसिपेटरी बेल का मीनिंग दिया हुआ है. एंटीसिपेटरी बेल मींस ग्रांट ऑफ बेल बिफोर द अरेस्टमेंट in connection with non-bailable offences. It gives protection against the imminent arrest. कोई दिक्कत? बोलिए. Anticipatory bail is granted to a person who apprehends, जिसको लग रहा है कि उसका arrestment होने वाला है near future में. Who apprehends, who anticipate arrestment for committing a non-bailable offences. It is granted before the arrestment. Application for grant of anticipatory bail is made to the High Court or Session Court. Grant of anticipatory bail is the discretion of court. मतलब it is not a matter of right. आपका अधिकार नहीं है anticipatory bail पाने का, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. An opportunity of hearing must be given to the opposite party before granting the anticipatory bail. अब मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को इंजरी हुआ, उसको लॉस हुआ, उसको नुकसान हुआ, तो कोर्ट मुझे एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले सामने वाले का ओपिनियन भी लेगा. विल आल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. सामने वाला ऐसा बोल दे कि नहीं नहीं, अगर इसको बेल मिल गया तो ये बाहर आते ही सबसे पहले मुझ पर अटैक करेगा, तो इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ केस कि इसको बेल नहीं दिया जाए और उसका इमीडिएट बेसिस पे क्या हो, अरेस्टमेंट हो. सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है और वैलिड पॉइंट बताता है कोर्ट के सामने, तो मेरा एंटीसिपेटरी बेल भी क्या हो सकता है, खारिज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, स्क्वैश हो सकता है. इज इट क्लियर? या रिजेक्ट हो सकता है. स्क्वैश तो नहीं, रिजेक्ट हो सकता है. क्लियर है? एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट ग्रांटेड in case of bailable offences, as in that case a bail is a matter of right and therefore no anticipatory bail is needed. तो सर एक चीज क्लियर है, एंटीसिपेटरी बेल अरेस्टमेंट से पहले in respect of any non bailable offences. बेलेबल ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस के केस में इट इज अ मैटर ऑफ राइट. कन्विक्टेड जो पर्सन है या जो अक्यूज्ड पर्सन, नॉट कन्विक्टेड, जो अक्यूज्ड पर्सन है, ही हैज द राइट टू गेट द बेल. कौन से केस में? इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस. कोई दिक्कत? यहाँ पे? उसके बाद ऑफेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वारंट बिफोर अरेस्टमेंट. वारंट वर्ड सुना है तुम लोगों ने? वारंट का मतलब क्या होता है? किसमें? देखो ये सारे केसेस क्रिमिनल केसेस ही हैं, पर अब वो भी हो सकता है ऑफ लेस सीरियस नेचर और ऑफ मोर सीरियस नेचर. मेरी बात समझ. मैं एक दुकान पे गया, अभी अजमेर में ये केस आया है, अभी परसों की बात है. अगर तुम लोगों ने सुना हो कि एक बहुत बड़ा होटल का मालिक है जिसके रिसेप्शन पे या बाहर जो गार्ड रहते हैं ना, गार्ड को 4 लोग धमका करके देखे गए 2 दिन पहले कि मालिक को बोलना कि 50 लाख रुपए पहुंचा दे. ठीक है, एक ये मैटर देखना. दूसरा मैटर, 4 लोग आए और उसके मालिक को गोली से उड़ा दिया. कौन सा ज्यादा सीरियस नेचर का है? गोली से उड़ा देना. इज इट क्लियर? है तो दोनों क्राइम है ना, है तो दोनों क्राइम. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बट वो डिपेंड करेगा दोनों के सीरियसनेस पे, लेवल ऑफ सीरियसनेस पे. क्लियर है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस इन विच अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट. वारंट मैं बोल सकता हूं कि बेसिकली वारंट इज अ ग्रांट ऑफ परमिशन बाय द कोर्ट टू अरेस्ट अ पर्सन. वारंट क्या है? बेसिकली grant of permission by the court, more specifically by the magistrate, to arrest any person. कोई दिक्कत? Cognizable offences are more serious than the non-cognizable offences, and the intention is to avoid tempering of material evidences by the
ऑफेंडर। जो भी बहुत सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस हैं, जैसे मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया, इस केस में अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड इवन विदाउट वारंट। इज इट क्लियर? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें अरेस्टमेंट से पहले वारंट चाहिए। Non-cognizable offences are the offences in which a person cannot be arrested by police without a warrant issued by the magistrate. Non-cognizable offences are less serious than the cognizable offence. Example है public nuisance, causing simple hurt, assault, misbehavior, etc. कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तुमको। An information is given to the in charge of police station against Sachin Tichkule, a small trader, that he has committed a non-cognizable offence of fraud, underweight and measurement. The in charge of police station arrested the Tichkule without the order of magistrate. Tichkule ने objection raise किया, क्या वो succeed करेगा? क्या वो succeed करेगा? Yes, because he has committed a non-cognizable offence, and non-cognizable offence के केस में a person cannot be arrested without warrant. तो अभी मैंने तुमको दो एग्जाम्पल दिया था। 4 लोग गए, होटल के मालिक, होटल के बाहर जो गार्ड खड़ा है उसको बोला कि मालिक को बोलना 50 लाख रुपए पहुंचा दे। कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? नॉन कॉग्निजेबल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब मेरे इंस्टीट्यूट के सामने ना एक और इंस्टीट्यूट खुल गया प्रोवाइडिंग दी सेम क्लासेस। मैं उसके पास गया, मैंने बोला कि अपना दुकान यहाँ से बंद कर ले और भाग जा, नहीं तो मार दूंगा। कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? मजाक कर रहा हूँ। कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? नॉन कॉग्निजेबल है। इज इट क्लियर? डरना नहीं, ठीक है? यस। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जिन्होंने आईपीसी नहीं पढ़ा, आईपीसी पढ़ के आइएगा।